अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जनाब खुशबाश होंगे, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके अपने एक नए दिन की हसीन सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ। और जनाब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, अपने मोरल और एनर्जी को डाउन ना होने दीजिए। एग्जैक्टली ये आप ही के हाथ में है कि आपने अपनी एनर्जी और मोरल को कैसे डाउन नहीं होने देना। बिकॉज अगेन वो कहते हैं ना कि जी अपनी माइंड साइंसेस को, अपनी माइंड की जो है ना वो जो तारे हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं, उनको आपने उसकी जो डोर है ना अपनी ज़िंदगी की, अपनी खुशियों की, उसको अपने हाथ में थामे रखना है। और इसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ चीज़ों को रिविजिट करना पड़ता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये चीज़ है अपने आप के साथ मुलाकात करनी पड़ती है, अपने आप के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो तन्हाई से घबराते हैं, बोर्डिज़म से घबराते हैं कि जी मैं बोर हो रहा हूँ। लेकिन तन्हाई कुछ ऐसे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करती है आपकी अपनी ज़िंदगी में, जिनको आप अपनी मसरूफियत में टाइम नहीं दे पाते, जिनके बारे में सोच नहीं पाते। तो एग्जैक्टली जब आप तन्हा होते हैं, आप ये देखिए कि क्या आप उस तन्हाई से घबराते हैं या तन्हाई को एंजॉय करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर ही आपको बहुत सारी उलझनों की सुलझनें भी मिलेंगी, बहुत सारे सवालात के जवाबात भी मिलेंगे। जनाब आज का जनाब हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर है, बहुत अमेजिंग हमारे पास गेस्ट हैं। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। जो एक ज़माना था कि हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री थी वो अपने बूम पर थी, वो अपने अरूज पर थी। और फिर क्या हुआ कि कांस्टेंट जो है डिक्लाइन आता गया। और बहुत सारे जो हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती रहीं। ये भी कुछ चीज़ें कहते हैं, लोग कहते हैं पोलिटिसाइज हो गई। बहुत सारे अवामिल होते हैं जो किसी चीज़ के डिके में, डिक्लाइन में अपना किरदार अदा करते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे, हम वे फॉरवर्ड पे भी बात करेंगे। जनाब आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वली मुगनी साहब ने, जो कि टॉप गन फाइटर पायलट भी हैं, एविएशन एनालिस्ट भी हैं। बहुत ज़्यादा उनका प्रोफाइल है माशाल्लाह, उनका एक्सपीरियंस एविएशन इंडस्ट्री में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एरा गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वली मुगनी साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। वालेकुम सलाम साइमा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ गुड। ओके, सो सबसे पहले तो ये बताइए, माशाल्लाह एक लंबा सफ़र आपने फ़िज़ाओं में उड़ते हुए गुजारा, आसमानों से बातें, वो कहते हैं ना जी हम तो बात कर सकते हैं, मिसाल दे सकते हैं कि जी आसमानों से बातें करने में गुजारा। फिर आपने एक लम्हा बलम्हा आप उस जो सफ़र है या जो तनज़ली है, जो ये डिक्लाइन है एविएशन इंडस्ट्री, आप उसके भी अगर हम कहें कि जी चशमदीद गवाह रहे हैं। आपने उसका उस सारी चीज़ों की जो वाक़यात रूनुमा होते रहे, तो उसके आप जो है विटनेस भी हैं, उसको ऑब्जर्व भी करते रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि जी पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री वंस हैड अ ग्रेट नेम इन एशिया, नॉट ओनली यू नो कि आप उसमें पाकिस्तान की बात करें कि क्यों डिक्लाइन किया इसने, क्या हुआ? देखिए, शुरू करता हूँ मैं क़ायद आज़म के विजन से। आई थिंक दैट माइट बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने एयरलाइन बनाने का फैसला किया, और एयरलाइन बनाई अपने वजूद में आने से पहले। यू नो, बिफोर पाकिस्तान वाज बोर्न, पाकिस्तान हैड एन एयरलाइन। शायद आपको इसका इल्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। 1946 में क़ायद आज़म ने कहा कि भाई एक साल के लगभग आप अपनी तैयारी करें, पाकिस्तान का वजूद आने वाला है और आप लोग एयरलाइन बनाएं। उन्होंने आदम जी और इस्फहानी, उनको जो उस वक्त के बड़े बिजनेसमैन थे, उनसे कहा कि आप एयरलाइन बनाएं। और उन्होंने ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन बनाई। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना, इट शिफ्टेड ओवर टू पाकिस्तान एंड अल्टीमेटली इन 1955 मर्ज करके फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का वजूद सामने आया। लेकिन आप देखें कि क़ायद आज़म का क्या विजन था कि बिफोर, एंड लुक एट द इम्पोर्टेंस दैट ही गेव टू एविएशन। और इसमें बड़ी सिंपल सी बात है,
वाई एविएशन को इतनी क्यों इम्पोर्टेंस दी जाए। देखिए, एविएशन का मैंने एक रिसर्च की थी जस्ट बिफोर कोविड, और एम्स्टर्डम में मैंने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अपना पेपर भी पढ़ा, फिर बाद में पब्लिश भी हुआ। वो है कि एविएशन का और मईशत का बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसको स्टेटिस्टिकली हम कहते हैं स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। कोरिलेशन इनका दोनों का है। जिस मुल्क ने भी एविएशन को तरजीह दी, उस मुल्क ने तरक्की की, मईशत भी और सोशली भी, और उसका नाम हुआ। मतलब है, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 इज सिंगापुर। आप देखें कि सिंगापुर 1970s में इट वाज हाफ ऑफ दैट ऑफ पाकिस्तान। तो जब एक बेंचमार्क होता है एविएशन को मेजर करने का, वो है नंबर ऑफ पीपल हु एनप्लेन एंड डीप्लेन। एनप्लेन यानी कितने लोग जाते हैं और आते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, इंटरनेशनली एज वेल एज लोकली। दैट गिव्स यू अ मेजर ऑफ कि इस मुल्क में एविएशन कितना इम्पोर्टेंस है। तो उस वक्त 0.73 मिलियन लोग जाते थे सिंगापुर में और सालाना, और पाकिस्तान के अंदर वो 1.5 के करीब था। तो अब आप देखें, दे वर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ पाकिस्तान। बट ली कुआन यू, जो कि उनका फाउंडर है और ही लेड द कंट्री, उसने आते साथ ही उसने कहा, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी एविएशन। एंड पीपल सेड, आई मीन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बिकॉज it's such a small country. It's less than कराची के बराबर पूरी कंट्री है, उससे भी कम है। एक कोने से दूसरे कोने में आप about 40-45 मिनट्स में ड्राइव करके जा सकते हैं। And he's talking about millions of dollars to spend on Changi Airport and Singapore Airlines. He said, no, this is what is going to take off Singapore. और आप देखेंगे कि 3-4 साल में एकदम बहुत नुमाया चेंज आया, एंड सिंगापुर बिकेम वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन दैट रीजन। सही। एंड दैट इज द टाइम व्हेन ही रोट अ बुक फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट। और सैमा, आप देखेंगे ये सिर्फ सिंगापुर का नहीं है कहानी, ये आप कतर को देख लें, दुबई को देख लें, अबू धाबी एंड ऑल दीज कंट्रीज, इवन टर्की, कि अगर इसमें से आप एविएशन को निकाल लेंगे, आप देखें उनकी मईशत को क्या हाल होता है। इट विल नोज डाउन, नोज डाइव। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा वली साहब, डॉक्टर वली साहब, मुझे आप ये बताइए कि जब हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करते हैं, तो एक तो ये हमें बहुत सारी वजूहात, वो कहते हैं ना कि जी बहुत सारे अपने ही मेरे वो जो है ना तनज़ली के अंदर वो शामिल थे, या उनको हम मुद्रे इल्ज़ाम ठहराएं, कोई एक वजह नहीं थी। एक तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ओवर स्टाफिंग हो गई हमारी एयरलाइन में, इतनी ज़्यादा आउटकम नहीं थी, पॉलिटिकल हायरिंग को आप कहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जब हम हायरिंग की बात करते हैं, तो जो हेड ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री था, उसके भी किरदार के ऊपर बहुत सवालात उठते रहे हैं कि वो पॉलिटिकल हायरिंग्स में जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जिनका कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा, या उनको सियासी ओहदा दे दिया गया, तो क्या आपको लगता है उन्होंने भी पार्ट प्ले किया? देखिए, सब में पहली बात तो ये है कि हर एक बात करता है कि जनाब पॉलिटिकल इंडक्शंस हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, एंड इट हैज़ हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी of an organization. all the government organizations में ये एक definitely एक बहुत negative चीज़ हुई है, जिसकी वजह से हमारी growth hamper हुई है, हमारी quality of performance hamper हुई है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ को आप देखें जो कि जिसके ऊपर बात नहीं की जाती आमतौर पे, इसमें लोग बात करते हैं करप्शन की, even unionization, जिसकी वजह से that is also unions itself are also politically motivated unions, and they are not professional unions. अगर आप देखें PIA में there were more than 23 unions, और हर यूनियन जो है किसी न किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ वाबस्ता थी, उससे कनेक्टेड थी। लेकिन जो चीज़ मैं कहता हूं कि जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, वो है, एंड दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड दैट इज एविएशन स्पेसिफिक एजुकेशन। देखें, जब एविएशन शुरू हुई थी, इट वाज मोस्टली स्टिक एंड थ्रॉटल, ठीक है। मतलब है, जब हम लोगों ने भी अर्ली 68 में
और लेट 60s में एंड देन सब्सिक्वेंटली अर्ली 70s में जब हम लोगों ने फाइटर फ्लाइंग और ये सारी चीज़ें शुरू की थी, इट वाज ऑल स्टिक एंड थ्रॉटल। मतलब आपको पढ़ना ज़रूर पड़ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, लेकिन स्टिक एंड थ्रॉटल वाज द मेन थिंग। अब आजकल ये इट्स ऑल प्रोसीजर्स, ठीक है। सो एविएशन स्पेसिफिक एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इन द एविएशन इंडस्ट्री, और इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया, पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस। आपने डॉक्टर वली साहब अभी आपने एविएशन स्पेसिफिक एजुकेशन की बात की, लेकिन एक और कुछ अरसा एक आप स्कैंडल सामने आया था जो कि लाइसेंसिंग के हवाले से था। पायलट्स की लाइसेंसिंग को जो है मुतनाज़ा बना दिया गया था, और अब उसका नतीजा ये निकला कि वही एग्जाम जो यहाँ पे बहुत सस्ते दामों हो जाता था, मेरे ख्याल से 1500 पाक रुपीज़, अब वही जाके बाहर उनको देना पड़ता है। क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, उसकी जो है जेन्युइननेस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन को, PIA को बैन का भी सामना करना पड़ा। अब जब इस सारे सिनेरियो में जो ऑलरेडी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और एकदम से इस तरह का जब स्कैंडल आ जाता है, तो ये तो और डिक्लाइन का बायस बनता है। इस पे आप क्या कहेंगे? साइमा, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव टेकन अप। ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो रूट कॉज है इसका, इवन लाइसेंसिंग की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस एंटायर हैपनिंग? इट्स लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन किस तरह? ऑफ द टॉप हायरार्की एज वेल एज द ऑपरेशनल पीपल एट द बॉटम। इन क्यों? मतलब है, अगर आप देखें कि अगर एजुकेशन सही तरीके से होगी, उनको पता होगा दिस अनाउंस। जी डॉक्टर वली, आपकी आवाज़ जो है उसका राब्ता हमारे से मुनक़ता हो गया है अभी। जी डॉक्टर वली, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। आप जाते जाते एक लास्ट मैसेज में अगर क्विकली सम अप करें कि इज देयर एनी वे फॉरवर्ड फॉर अस? Yes, certainly. The way forward is aviation specific education. That's the bottom line. And what about the SOPs and rules and regulations which are there but not implemented? नहीं, this is part of it. अगर एजुकेशन होगी तो फिर आप इसको एम्फेसिस देंगे, आप इसकी ऊपर आप काम करेंगे, लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको इसकी अवेयरनेस ही नहीं है तो आप किस तरह करेंगे? आप इमेजिन करें कि अगर मैं आई हैव एन एविएशन इंस्टीट्यूट that I manage, लेकिन जब मैं जाके लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, बताओ जरा एविएशन से तुम्हारे जहन में क्या आता है? एंड इवन जिस तरह यहाँ पे कराची में सिविल एविएशन स्कूल्स हैं, 3 मेजर स्कूल्स हैं, वहाँ पे तकरीबन 350 बच्चों से इकट्ठा करके मैंने आई जस्ट वांटेड टू गिव देम अवेयरनेस अबाउट एविएशन, एंड आई आस्क्ड देम, बच्चों बताओ ये एविएशन से तुम्हारे, एंड नोबडी कुड स्पीक अप about it, and they were all confused. And एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर ये हमारे स्कूल का नाम है, एविएशन स्कूल, यानी सिविल एविएशन स्कूल का नाम है। This is the level of awareness that we have. Awareness, बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली। आपके साथ इंशाल्लाह we'll again discuss this topic. Certainly बहुत important topic था। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतने अहम मौजू पे आज बात की हमारे साथ। अभी वक्त हुआ जाता है नाज़रीन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी आर कमिंग बैक, और हम बात करेंगे ऑटिज़म पे, जो कि एक बहुत एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी भी लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदीद। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है जनाब ऑटिज़म।
ऑटिज़म एक ऐसी डिज़ीज़ कह लें, बीमारी कह लें, या एक इस तरह की मतलब एक सिचुएशन में आजकल इस तरह के कुछ पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। आम तौर पे नॉर्मली पेरेंट्स आइडेंटिफाई तब करते हैं जब बच्चा 3 से 4 साल का हो चुका होता है, स्कूल जाने की उसकी एज हो गई होती है और वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा होता, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। आज जनाब हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो जनाब आप नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 0512331676। और अगर आपका भी बच्चा इसका शिकार है और आपका कोई सवाल है तो आप हमारे एक्सपर्ट से उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब चलते हैं गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में डॉक्टर उमैर बिन ताहिर, स्पेशल एजुकेटर भी हैं। ऑटिज़म के बारे में बड़ी गहरी प्रोफाइल है इनकी, बड़ी स्टडीज़ हैं। थैंक यू सो मच जनाब डॉक्टर उमैर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। उसके साथ जो स्काइप पे हमें ज्वाइन किया डॉक्टर माहीन कामरान ने, जो एक MBBS डॉक्टर हैं, MSc अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस UK से उन्होंने किया हुआ है। थैंक यू डॉक्टर माहीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहले डॉक्टर माहीन आपकी तरफ चलते हैं और आपसे थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ऑटिज़म है क्या, कुछ थोड़ा सा इसकी बेसिक डेफिनेशन, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं और थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार है उनको थोड़ी क्लैरिटी आ सके। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस सबको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऐसा है जी कि सबसे पहले आपने एक वर्ड यूज किया, ऑटिज्म एक बीमारी है। मैं सबसे पहले इस चीज को यहीं रोक दूंगी। ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर और बीमारी, डिजीज और डिसऑर्डर में काफी डिफरेंस होता है। डिजीज में ये है कि आपने दवाई दे दी और किसी तरीके की थेरेपीज कर ली, कीमो, रेडियो, फॉर एग्जांपल कैंसर में, तो वो चीज ठीक होने की तरफ आ जाती है, राइट। नंबर 1, ऑटिज्म बीमारी नहीं है, राइट। एक ये चीज। दूसरा ये कि ऑटिज्म में जी देखें, जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो चूंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो इसमें काफी डोमेन्स होते हैं बच्चे के जो अफेक्ट हुए होते हैं। उनमें से हो सकता है कि उसको कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स हों, उसको कोई स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स हो, मतलब एक चीज बार बार वो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल से हैंड फ्लैपिंग या वोकल स्टीरियोटिपी, जिसमें वो म बस एक तकरीबन 5 मिनट के लिए तो कॉन्स्टेंटली वो लगा होगा, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। और वो ये बच्चे सोशल इंटरेक्शन में इनकी कमी होती है, जैसे आई कांटेक्ट ठीक ना देना, अपने पेरेंट को के साथ उस किस्म की अफेक्शन ना करना जैसे न्यूरोटिपिकल नॉर्मल बच्चे जिस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन बच्चों में जी कुछ में ये भी होता है, जब हम एक और हमने कहा ना फर्क डोमेन्स इफेक्ट होते हैं, तो उसमें एक डोमेन ये है कि बच्चों के सेंसरी डेफिसिट्स हो सकते हैं, उनमें सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। लाइक जैसे आपने एक ऑटिज्म के बच्चे का अगर किसी का इंटरेक्शन हुआ हो तो वो बच्चे इसमें ना टैग हो ना क्लोथ्स में, वो उससे तंग हो रहे होते हैं। हमें आपको मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक टैग हो कमीज में, तो हमें नहीं फर्क पड़ेगा, बट those are just examples के they are different from the rest of the children। देखने में फ़र्क नहीं होते, लेकिन कुछ behaviors ये ऐसे इमिट करते हैं कि हम कहते हैं भाई इस बच्चे के साथ कोई मसला तो नहीं है। So this is autism जी। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। आपकी तरफ चलते हैं डॉक्टर उमैर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफली बताया कि इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ डिसऑर्डर, तो क्या इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, कुछ स्टेज 1, 2, 3 आप कह सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर नहीं हूँ, कहते सब मुझे डॉक्टर ही है। सही, फाइन, आई वांटेड टू क्लैरिफाई जी। ऑटिज्म में एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एज एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर माहीन, और इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, टाइप्स होती हैं। डायग्नोस्टिक टूल्स के साथ जब हम उनको देखते हैं एज अ प्रोफेशनल एंड, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ADHD आ जाता है, ADD आ जाता है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आ जाता है। स्वेरिटी के लिहाज से इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3। अगर लेवल 1, 2, 3 एक सिंपल पेरेंट को शायद आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो कि लेवल 1 क्या है, 2 क्या है, तो मैं उसको इससे प्लेस करूँगा लेवल 1 इज़ माइल्ड, 2 इज़ मॉडरेट एंड 3 इज़ सीवियर। जहाँ पर उसको जितनी सपोर्ट चाहिए होती है टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, टू सेटल इन एंड टू डेवलप, वो उसके मुताबिक उसके लेवल्स होते हैं। और टाइप्स के हवाले से बेसिकली जनरल क्लासिफिकेशन में हम देखें तो एक
एक्चुअल ऑटिज्म होता है जो कि बाय बर्थ ही होता है, उसमें जीन्स का कुछ रोल होता है, 5 टाइप्स ऑफ जीन्स, यहाँ तक स्टडी है हमारे पास सही कि वो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ये बाय बर्थ साइंस नज़र आते हैं, अर्ली डेवलपमेंटल साइंस जो होते हैं बच्चे के हैं वो डिफरेंट होते हैं एक आम बच्चे से। सही। दूसरी टाइप इसमें रिग्रेसिव टाइप ऑफ ऑटिज्म कहलाती है। रिग्रेशन में मोस्टली 1.5-2 साल पे, 5 साल पे, 12-13 साल पे भी रिग्रेशन हो सकता है ओके कि एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मली परफॉर्म कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन ओवर द नाइट वो उठता है तो वो अपना बोलना भूल जाता है, लिखना भूल जाता है और बिहेवियरल सही। इश्यूज आ जाते हैं। दिस व्हाट आल्सो हैपेंस। सही रिग्रेशन में अगेन इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि समझने हमारे लिए बीइंग पेरेंट बड़े ज़रूरी हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑटिज्म को एग्रेवेट करते हैं। उसमें प्रोसेस फूड जितना रोल प्ले करता है हाइपर एक्टिविटी के लिए, ओह। कंसंट्रेशन के लिए, वो ऑटिज्म के जो फीचर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनको बढ़ा देता है। सही। प्रोसेस फूड में क्या आ जाता है, ऑयल्स प्रोसेस्ड हैं, देन उसमें शुगर प्रोसेस्ड है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, फूड कलर्स, ये जिन चीज़ों में भी है जिसमें बेकरी आइटम आ गए, चॉकलेट, आइसक्रीम, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब उसी में फॉल करते हैं, वो उसको बढ़ाते हैं। वन थिंग। सेकंड जो उसमें रोल प्ले करता है दैट इज स्क्रीन्स। ये जो किसी भी गैजेट में, मोबाइल में, टीवी में, जो अर्ली ईयर्स में हम बच्चे को एक्सपोजर देते हैं जबकि उसके ब्रेन में अभी तक लर्निंग पैटर्न्स नहीं बने होते, डेवलपमेंटल जो बनते हैं अर्ली ईयर्स में, बिलो 4-5 ईयर्स ऑफ एज जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो अभी तक नहीं हुई होती। सही। उसको जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मिलता है स्क्रीन का उस पीरियड के अंदर तो उसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। वो अगेन ऑटिज्म को एग्रेवेट करते हैं अगर वो पहले से था, या सही। वो अगर उसके अंदर जीन्स ऑलरेडी थे बॉडी और ब्रेन के अंदर तो वो उसको एग्रेवेट कर देगा। इसके साथ टाइप में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट अभी जो हमें सुनने को मिलती है ज़्यादा जो आ रही है दैट इज़ वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है कि वो उसमें बच्चे में बाय बर्थ वो चीज़ें नहीं होती हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हमें मिलती है, बट अफेक्ट्स ऑफ दीज 2 फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ये उसको क्रिएट कर देते हैं। अब उसके अंदर वही सिम्टम्स नजर आते हैं जो एक एक्चुअल ऑटिज्म के अंदर हमें नजर आते हैं। अच्छा। नाउ इट्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट सही। कि अभी ये बाय बर्थ था बाय बर्थ था या ये बाद में डेवलप हुआ। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी ऑब्वियसली हाँ जी, वो मैं बिल्कुल अभी डॉक्टर माहीन आपकी तरफ आऊँगी। इन्होंने बताया अच्छा कि अब ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात थी कि जी एक तो बाय बर्थ होता है, ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट मेथड जो है वो डिफरेंट होगा, और जो ग्रेजुअली डेवलप हुआ है उसका ट्रीटमेंट मेथड और रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक क्या ऑटिज्म ट्रीटेबल है और क्या इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आजकल हम इसको मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली जो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे इसका शिकार हैं, नाउ दे कैन रिलेट टू आवर डिस्कशन, तो आप उनकी गाइडेंस के लिए क्या बताएंगी कि कौन सी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, अप्रोचेज हैं जो हम यूज़ करते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है ना नंबर 1 कि बच्चे की अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए और अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए। उससे मेरा मकसद कि जब उन्हें थोड़ा पता लगे कि भाई मेरा बच्चा मुझे आई कांटेक्ट, मेरी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखता, या जब अब्बू घर में आते हैं तो अब्बू के पास लिपट नहीं जाता, अस्सलाम वालेकुम या हेलो नहीं कहता, और हमसे डिस्टेंट फॉर एग्जांपल रह रहा है, और हाँ उस किस्म की वर्ड्स नहीं बोल रहा जो कि एक टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड बोलता है। जैसे 1 साल की उम्र में एक बच्चे को जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया कि स्क्रीन टाइम उनका चूंकि ज्यादा होता है बच्चों का, तो ऑटिज्म उनमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो बस वो राइम्स ना बोल रहे होते हैं, जैसे ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म है तो राइम्स में वो बोल रहे होते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ऑटिज्म के लिए की ट्रीटमेंट के लिए की थेरेपिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अर्ली इंटरवेंशन कर लिया, आपको पता चल गया मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। हाँ, उसके लिए फर्क टूल्स होते हैं, जैसे कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए हम उसको ADOS कहते हैं। अभी ADOS 2 है लेटेस्ट एडिशन, जिसको ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्कूल कहते हैं। ठीक है, सही। इसके थ्रू बहुत टेस्ट है, बट इसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं है। मतलब जैसे सर ने कहा माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर।
जी, आवाज़ आनी डॉक्टर माहीन की बंद हो गई है। चलते हैं सर आपकी तरफ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो इसकी जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल बच्चे की तरह फिर हो सकती है अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, और ख़ास तौर पे जो लेटर स्टेज में बच्चे एकदम से ऑटिज़म का शिकार हो जाते हैं किसी भी दूसरे अदर देन जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ, तो आप समझते हैं कि जो इसकी डेवलपमेंट है उसमें कितना डिले आ सकता है या नॉर्मल हम उसको लेकर के चल सकते हैं? एट पेरेंटल एंड सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि ये बच्चा मेरा जो है नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा या नहीं आएगा, एट एनी स्टेज व्हाटसोएवर द एज ऑफ द चाइल्ड इज. Obviously, we should never be disappointed as far as the recovery of the child is concerned, for the reason कि उसमें बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो बच्चे बहुत सीवियर ऑटिज्म पे भी थे, वो भी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, दे लीड अ नॉर्मल लाइफ. ये थोड़ा सा डिपेंड कर रहा होता है. एक तो सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रेन की जो डेवलपमेंट बिलो 4 years होती है, लेटर स्टेज वो सिनेप्सेस उस तरह से डिक्रीज कर जाते हैं. अब वो उसकी लर्निंग के चांसेस जो है वो स्लो हो जाते हैं, स्टडीली ग्रेजुअली जो है वो स्लो होते जाते हैं. तो जितना डिलेड एज के अंदर उसको एड्रेस करते हैं उतने उसमें चीज़ें रिकवरी के हवाले से स्लो हो जाती हैं. फ़र्क ज़रूर पड़ता है, इंप्रूव ज़रूर करता है. इवन एट द एज ऑफ 15 भी अगर हम किसी चीज़ को हम एड्रेस करते हैं तो वो मैनेजमेंट वाली साइड पे आता जाता है, सही इंप्रूव करता जाता है. लेकिन अगर हम फुल रिकवरी की बात करते हैं कि भी एक 100% रिकवरी उस बच्चे के अंदर, तो उसके चांसेस जो बिलो 5 years हैं वो बिलो 10 years पे रिड्यूस हो जाते हैं. फिर उसमें ट्रीटमेंट अप्रोच आपकी क्या है, दिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. ट्रीटमेंट अप्रोच में देखें, जैसे कि ये एक अनटर्न्ड स्टोन है ऑटिज्म, बहुत सारी चीज़ें इसकी अभी तक कंक्लूजन्स में नहीं आई हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट अप्रोच के तौर पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं ग्लोबली जो हमें मिलती हैं. समबडी गोज फॉर द डाइट इंटरवेंशन, someone prefers therapeutic. अच्छा, डाइटरी इंटरवेंशन को आप बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपने पहले भी कहा. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि आजकल जो हम लोगों के अतराफ में जो बच्चे खा रहे हैं, व्हाट यू ईट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, एक फिनोमेना है, लेकिन इसको हम शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे. हमारे डोर स्टेप के ऊपर अब तो चीज़ें 1 click अवे हैं, ये जितना जंक फूड है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट. इसके साथ साथ दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंटिंग. पेरेंटिंग में बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के. फॉर एनी चाइल्ड, न्यूरोटिपिकल चाइल्ड के लिए भी पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. फॉर इंस्टेंस आई विल जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन कि अगर हम एक बच्चे की छोटे होते हुए जब वो जिद करता है, हम उसकी हर बात मानते रहते हैं, तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ही विल गेट यूज टू कि मेरी विल और विश जो है पूरी होती है और फ़ौरन पूरी होती है, हम उसकी पूरी करते हैं. एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ लेटर ऑन, वंस उसके ब्रेन में ये डेवलपमेंट होगी कि मेरी बात पूरी होगी, लेटेस्ट स्टेज पे जब हम उसको किसी चीज़ से रोकना चाहते हैं या नो करते हैं, फॉर एग्जांपल, ही विल नॉट एक्सेप्ट. लेकिन पता है इसमें एक्सक्यूजेस क्या दी जाती हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जब भी मदर्स को या किसी को ये कहा जाता है कि यार इसको रोको, इसको समझाओ, तो कहते अभी छोटा है, अभी बच्चा ये नहीं समझ सकता, उसको नहीं पता, तो इस चीज़ का क्या जवाब दिया जाए? ये बिल्कुल सही अप्रोच है, अभी छोटा है. लेकिन पॉइंट इज दिस कि अगर एक बच्चे में हमें डिले नज़र आ रहा हो डेवलपमेंट में, उसमें रेपिटेटिव बिहेवियर्स नज़र आ रहे हों, ये तो बहुत अर्ली साइंस होते हैं जो कि रेपिटेशन नज़र आ जाती है ना, लाइन अप करना, टावर अप स्टैकिंग करना, स्टीरियोटाइप जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं, ये सारी रेपिटेशन में फॉल करती हैं. वर्बल या वोकल रेपिटेशन है, ये नज़र आ जाती हैं. जिस बच्चे में रेपिटेटिवनेस हो, जिसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि अपनी एज के अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, उस बच्चे को अगर हम ये अलाउंस देंगे जो आपने फरमाया कि जी अभी तो ये छोटा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाए, वो बड़ा होकर भी रिपीट करेगा, वो बड़ा होकर भी उसकी अंडरस्टैंडिंग डिले में है, तो वो उस अपनी एज के अप्रोप्रिएट उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि एक नॉर्मल टिपिकल बच्चा जो अपनी डेवलपमेंट में नॉर्मल है, स्पीच में, कम्युनिकेशन में, अपनी अटेंडिंग स्किल्स के अंदर, अपने बिहेवियर्स के अंदर, वो नॉर्मल डेवलपमेंट में वो एक ऐसी चीज़ शो भी करता है तो विल इग्नोर, बट नॉट फॉर द चाइल्ड. अच्छा डॉक्टर माहीन, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि एक तो मेडिसिन का क्या रोल होता है, मेडिकेशंस आप लोग कब स्टार्ट करते हैं, और पेरेंट्स को जब ये समझ आ जाए कि अच्छा ओके नाउ इट्स देयर, एक फैक्ट है, रियलिटी है, कैसे उसको फेस करना है? अच्छा जी, ऐसा है दैट मेडिसिन्स तो थेरेपीज इसका इलाज है, मेडिसिन्स नहीं. जैसे कि हम बोले ना कि हमने पैनाडोल खा ली और हमारा बुखार नीचे आ गया. मेडिसिन्स पर ये कंट्रोवर्सी है कि पेरेंट्स कहते हैं भाई इसका कोई दवाई है कि हम इस ऑटिज्म को या ख़त्म कर सके, कम कर सकें. नहीं, हाँ रिसर्च में है. जैसे देयर इज अ मेडिसिन बाय द नेम ऑफ ब्यूकोपेरॉन, वो अभी
क्लिनिकल स्टेजेस में। देखिए जी डॉक्टर साहब, अभी वक्त हुआ जाते एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है। डॉक्टर उमैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह विल ब्रिंग दिस टॉपिक वंस अगेन ऑल्सो, लेकिन अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदीद। और जनाब, आज नेशनल माइनॉरिटीज़ का डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी जो हमारे झंडे का सफ़ेद हिस्सा है वो माइनॉरिटीज़ जो है उसको डिपिक्ट करता है। कितनी किस्म की माइनॉरिटीज़ रहती हैं, क्या हकूक़ उनको हासिल है और वो क्या कहती हैं जनाब, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करें किसी भी हवाले से, चाहे पाकिस्तान की नेक नामी हो, चाहे इकोनॉमी हो, और बड़ा ही उनके अंदर भी एक जज्बा हुब्बुल वतनी है, पाकिस्तानियत है और नेशनलिज्म है उनके अंदर। तो जनाब, आज हमें इसी सिलसिले में ज्वाइन किया है एक्स पाकिस्तान इस्लामाबाद डिवीज़न ओम पढ़ाड़ ने, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद डिवीज़न एट पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ राइट कमीशन के, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम ओम, नमस्ते, खुश आमदीद, वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए और स्पेशल डे के ऊपर अगेन थैंक यू सो मच। हाँ जी, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह गए हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद डिवीज़न के, जो पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ राइट्स कमीशन है। ये सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताएं, पाकिस्तान में कितनी किस्म की माइनॉरिटीज़ हैं जो आबाद हैं, क्योंकि कुछ का तो हमें पता है, कुछ की वो स्टैटिस्टिक्स हमें पता भी नहीं है। एग्जैक्टली मैम, यहाँ पे इस्लाम जो है 96% है, उसके बाद जो 4% जो बढ़ता है ना उसमें अदर माइनॉरिटीज़ आती हैं, जिसमें अगर मैं आपको रिसेंटली बताऊँ 2017 के एक जो हमारे यहाँ सेंशंस हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.6% जो कि 40 लाख के करीब माइनॉरिटीज़ जस्ट हिंदू बसते थे, जिसके ऊपर भी पाकिस्तान हिंदू कौंसिल जो है, जिसके चेयरमैन जो है वो MNA रमेश वाकवानी साहब हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि यहाँ पे 4 पॉइंट नहीं 8 पॉइंट समथिंग यानी कि 80 लाख के करीब जो है जस्ट हिंदू रहते हैं। उसके अलावा जो है वो बाकी माइनॉरिटीज़ जो हैं जिनमें क्रिश्चियन जो है उनकी थोड़ी ज़्यादा तादाद है, बाकी जो ज्यूस हैं या बाकी जो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं। सही। अच्छा, तो क्या कंडीशन है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की, क्या कहेंगे आप? उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ हेल्थ सेक्टर में उनकी कोई चीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में उनकी क्या कंडीशन है, तो क्या आप कहेंगे उस? देखिए मैम, ये अब 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक कंडीशन की बात कर रही हैं, एक आप राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर कंडीशन के ऊपर बात की जाए तो कंडीशन ओवरऑल माइनॉरिटीज़ की नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के एवरी सिटीज़न जो कि किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है उसकी इस टाइम थोड़ी सी इन्फ्लेशंस की वजह से या पॉवर्टी की वजह से या लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ना वो एक थोड़ी सी दबी हुई है। उसका शिकार माइनॉरिटीज़ के हिंदू लोग भी हैं, जिसको ओवरऑल दुनिया के अंदर प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि शायद ये हिंदुओं के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ओवरऑल सब माइनॉरिटीज़ में है। आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, जहाँ पे एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स की बात करें तो ऐसी बात है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 और उससे पहले हमारी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच जो 11 अगस्त जो कि आज बड़ा स्पेशल डे है, उनके ऊपर जो उनकी स्पीच थी, इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो फुल फ्रीडम है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, आप अपने रिलीजियस फेस्टिवल जो हैं उनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एज ए रिलीजियस कभी भी किसी भी सेक्टर के अंदर आपको एज अ हर्डल नहीं आएगा। बाकी कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स तो 2 सगे भाइयों में भी अगर घर में रहें तो हो जाते हैं, तो ये तो फिर भी शायद थोड़े हमसाए टाइप हैं। और हमारा अगर बैकग्राउंड भी देखा जाए तो वो कोई खास अच्छा नहीं था, जो यहाँ पे बॉर्न हुए थे। कहा जाए ना रवायती हरीफ हैं, तो हाँ, वो रवायती तो, इसीलिए कि ये चला आ रहा है नस्ल दर। हाँ, क्योंकि देखें ना 2 स्टेट्स बनी ही रिलीजियस के कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये है कि अब अच्छा, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत नाम, अगर आप सिंध थरपाकर में जाएं तो जो है जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की आपको बहुत बड़ी तादाद होगी। उनके अंदर ये एहसास है कि उन्होंने पढ़ना है और अपना किरदार अदा करना है माशी तरक्की में। तो राइट ऑफ एजुकेशन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो क्या कहेंगे आप? मैम, आपने जैसे सिंध का जिक्र किया ना, सिंध के अंदर 90% हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, अगर 80 लाख है ना तो 70 लाख के करीब तो उधर ही बचता होगा सिंध के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं एजुकेशन के ऊपर। उसमें एक पॉजिटिव है और एक बैकड्रॉप भी है। पॉजिटिव ये चीज़ है कि अब आपने देखा हो कि ASP राजिंदर CSS ऑफिसर बना है,
ठीक है। इस तरह और भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, CSS में हमारी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लोग अब इस तरफ आ रहे हैं, हम खुद अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन एक बैकड्रॉप और एक बुरी चीज़ ये है कि मैम वो उस डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद इस कंट्री को लीव कर रहे हैं। वो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की वो तो जितनी भी यूथ है ना, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, उसकी चैनलाइज इन डायरेक्शन, तो जितना भी स्किल्ड वर्कर है, चाहे वो अब माइनॉरिटीज़ में है या मुस्लिम कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है, वाकई वो जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये तो एक डायलेमा है ही है, लेकिन उनके जाने की क्या वजह है? अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें, इज इट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या कोई और वजह भी है? देखिए मैम, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। मैंने अगेन आपको बात किया कि अगर पाकिस्तान किसी दबाव में आया तो वो खाली हिंदुओं के लिए नहीं। अब देखें, इन्फ्लेशन रेट खाली हमें नहीं फेस करना पड़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हमें नहीं फेस करनी, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान फेसिंग दैट्स या मेंसिस चैलेंजेस। ठीक है, ये सबका इशूज़ चल रहा है। अब वो छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि आपको भी पता है कुछ साल पहले फोर्स कन्वर्जन्स और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर्स का इशूज़। और अच्छा, ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन एक बड़ा टैबू सा टॉपिक है, बड़ा इसको जो है इसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इज़ इट प्रिवेलेंट टू दैट एक्सटेंट? क्या उसी एक्सटेंट पे जिस टाइम पे प्रोजेक्ट की जाती है, कितने % है? और अगर है तो उसकी कुछ रोकथाम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है? बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान हिंदू इत्तेहाद, जब मैंने अपनी टीम को इस चीज़ पे लगाया था कि फोर्स कन्वर्जन की एक्चुअल रीज़न पता की जाए कि वो होती भी है तो क्यों होती है, अगर और नहीं होती तो फिर इसको लाया क्यों जा रहा है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ रही थी, लेकिन 2 मेन पॉइंट्स ये आ रहे थे मैम। अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है, अभी रीना रवीना का बहुत केस चला था, रीना रवीना का आपको भी पता है, इस्लामाबाद के अंदर। बिल्कुल। अब अगर आप उनके इलाके में जाके पता करें तो मैम वो इंतहाई गरीब फैमिली से थी और उनके वाकई क्रिटिकल कंडीशन, इतनी ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी थी कि आप शायद खुद कहेंगे कि यार चलो इनको जिंदा रहने के लिए जो भी सोर्स बनता है दो, रिलीजियस एक दूर की बात है। और बाकी फोर्स कन्वर्जन मैम ज़ाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं चीज़ें ये करती हैं। अब आप हमें छोड़ दें, आप जस्ट ये जो हमारे यहाँ 2 यंग लड़कों का केस भी चल रहा है, जो कराची से एक लड़की लाहौर आई है, तो ये देखें ना, ये फोर्स कन्वर्जन नहीं, ये बस उसको एक आड़ में लिया जा रहा है। अदरवाइज चल ये हर मज़हब में रहा है। अब देखें ना, वो कराची से एक लड़की लाहौर आई है, वो तो चलें, उसके अंदर भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे उसके अंदर ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं कि जी कैसे वो आ गई, वो तो चलें। कोई उनका राब्ता गैंग से कहता है, कोई इसको मीडिया में है कि जी इसका नहीं, ये एक लव मैरिज का केस है, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। लेकिन इसमें रिलीजियस कन्वर्जन एज सच इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उसके बारे में, क्योंकि इधर जो माइनॉरिटीज़ है वो एट टाइम्स ये शिकवा शिकायत उनके तरफ से ऐसे इंसिडेंसेस अप हो जाते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनकी मर्जी के बरखिलाफ या उनकी शादियां की जाती हैं, और दूसरा ये कि उनका रिलीजन कन्वर्ट करवाया जाता है। तो उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके पास अवेलेबल हैं? और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आया तो जो मेरा सवाल था कि क्या गवर्नमेंट की कुछ SOPs रूल्स हैं, कुछ ऐसी प्रोटेक्शन लॉज हैं, क्योंकि आप तो खुद एक इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे, तो आर देयर एनी लॉज टू प्रोटेक्ट दिस? मैम, गवर्नमेंट की तरफ से एक MNA साहब हैं, नवीद जीवा साहब, उन्होंने और रमेश वाकवानी साहब ने इवन एक बिल भी पास कराया था जिसका नाम था प्रोहिबिशंस ऑफ फोर्स रिलीजियस कन्वर्जेशन एक्ट 2019। लेकिन ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने जो है इसको किसी बुनियाद पर रिजेक्ट कर दिया था, ये कह करके हम किसी को इस्लाम में आने से पहले मतलब दखल। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, याया कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम साइमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, क्या कहेंगे आप? पहले तो हम भाई को बहुत सलाम हो। देखिए, मैं एक जरा ये बात करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अक़लियतों को हम लोग तो काफी पर्सनली, जो पर्सन टू पर्सन है, काफी इज्जत दी जाती है, और वो यानी अगर हम अपने बराबर के उनसे कंपेयर करें तो हम फिर भी बहुत बेहतर हैं अक़लियतों के मामले में। अब होता क्या है कि जो आप कह रही ना, एक्चुअली जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें होती है ना, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो एक केस को उठा के इतना प्रोजेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती हैं। फोर्स कन्वर्जन की भी अगर है तो किसी ने खुद कहा, मुझे अच्छी बात लगी कि इन्होंने कोई ऐसी एक्सट्रीम बात की नहीं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ जो एक वो चलती है ना, हवा चलती है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, उसके लिए बहुत मेरे तो हिंदू भी दोस्त हैं, क्रिश्चियन दोस्त हैं, मैं कराची में रहता हूँ, बेहतरीन जगहों पे काम कर रहे हैं हिंदू। आप यकीनन सिंध में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सारी मिर्चों का काम वो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये है।
लेकिन जो मुझे समझना है ना, जो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, देखिए बात ये कि अगर कोई एक वाक्य को लेकर आप पूरी कौम को और पूरी नेशन को बदनाम करते हैं तो बहुत बुरी बात है। हम लोग अकलियत को इज्जत देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। और अगर हम फिर मैं कहूंगा कंपैरेटिवली अगर हमारे बराबर की कंट्री में देखा जाए तो उसमें ज्यादा तशद्दुद किया जाता है, उन पर बनिस्बत मशीनरीज को उनके जलाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन हम जरा सा भी करते तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये मुझे कहना है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी बात या बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है, बिल्कुल ये चीज़ सर गलत है कि अगर आप किसी एक वाक़े को लेके उसको मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करो या प्रोपेगेंडे के लिए खिलाफ इस्तेमाल करो कि जी इस मुल्क में तो शायद ऐसा ही होता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर बराबर के मुल्क में भी कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। यहाँ पे बात हम आज माइनॉरिटीज़ डे पे ये कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को कैसे हमने साथ लेकर के चलना है उनको। अगर मतलब मेरा जो सवाल पूछने का मकसद ये था कि इज़ देयर एनी लॉ टू प्रोटेक्ट, सो दैट वाज माय क्वेश्चन। और अगर नहीं है तो उसके ऊपर बात होके उसको बनाया जा सकता है। यू नो, अगर आप बात करते हैं तो बेहतरी आती है, एंड देन उसकी हमेशा यहाँ लॉज भी बन जाते हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक गैप मौजूद होता है। और ये खाली इसमें माइनॉरिटीज के लिए नहीं, ये ओवरऑल जैसे आपने कहा कि वही सिचुएशन है जो कंट्री की है, बट हमने एक बेहतरी की तरफ आगे कदम बढ़ाना है। तो इस सिलसिले में अच्छा, अगर हम अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी है आप लोगों की? मतलब कोई MPA MNA इस सीट्स तक कुछ हमारे हैं जो अकलीती बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा सबसे ज़्यादा मोटिव यही रहा है पॉलिटिक्स एज अ सोशल वर्कर, तो पॉलिटिक्स बनने का। हमारे यहाँ ना माइनॉरिटी की रिजर्व सीटों के ऊपर ना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन सिस्टम होता रहता है। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर माइनॉरिटीज़ का भी, हाँ, माइनॉरिटी की सीटों पर, जैसे हमारा माइनॉरिटी के MPA MNA बनेगा, वोट से नहीं बनता, उसको पार्टी लेके आती है। अच्छा, ऐसा क्यों है मैम? इसके लिए तो माइनॉरिटीज को फिर आवाज उठानी चाहिए हाँ, ना कि मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है इस चीज़ के लिए, जो कि मैं अभी तक ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें पता क्या होता है, लोग सही एक्चुअल बंदा नहीं आता। अब लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं पार्टी के अगर करीब हूँ, मुझे टिकट मिल गया, मेरा लेना देना ही नहीं है लोगों से, मैं वर्क ही नहीं क्यों करूँगा, क्योंकि मैंने वोट्स तो नहीं लेने ना उनसे। तो मैंने इस चीज़ के लिए बहुत आवाज़ उठाई थी। लेकिन हमारे साउथ पंजाब से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से अभी एक सही रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, युधिष्ठिर चौहान साहब। वो एग्जैक्टली वो भी मतलब आए तो इसी प्रोसेस से ही हैं, सिलेक्टिव सिस्टम से, लेकिन एग्जैक्टली वो एक बंदा है जो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है। और एक अमरकोट से हैं MNA लाल माली साहब। ये 2 पर्सन हैं जिन्होंने हक अदा किया है, जिन्होंने फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, जिन्होंने जहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी या कोई भी ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हुई है, इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये 2 पर्सन्स मेरे फेवरेट हैं, और जो मुझे लगते हैं कि जस्ट ये ही 2 जो हैं हकदार हैं माइनॉरिटीज़ को प्रेजेंट करें पाकिस्तान में। ओवरऑल ऐसा कोई भी नहीं है इसके अलावा, टू बी ऑनेस्ट, ऑन लाइव मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता रहता हूँ, जब आप प्रेजेंट ही नहीं, वो यही कहते हैं कि हमने कौन से आपसे वोट लेने हैं जो हम आपके लिए काम करें। सही। अच्छा ओम, अब बिल्कुल आप जो है ना, माइनॉरिटीज़ को अगर हम चाहें भी तो अपने से अलग नहीं कर सकते। मैंने जैसे कहा कि वो पाकिस्तान के झंडे का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। यौम आज़ादी का भी मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आप क्या ख्वाहिश रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के नवाब को जो आपको देख रहे हैं? 14 अगस्त के ऊपर भी जाहिर सी बात है, हमें इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बुलाया जाता है एज अ माइनॉरिटी, हम वहाँ पे जाते हैं, हमसे पूछा भी जाता है कि आप पाकिस्तान के अंदर कैसे रहने। वही मैसेज फिर हमारा पूरी दुनिया में कन्वे भी होता रहता है एज अ पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को ये ना लगे कि यहाँ पर वो चीज़ है। तो हमें यहाँ पे फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एजुकेशन में हर जगह पे है, तो खुश हैं हम लोग यहाँ पर भी। और 14 अगस्त हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट अच्छे से करते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो हर बार 15 अगस्त को हमसे पूछा जाता है कि आप तो 15 अगस्त मनाएंगे, वो थोड़ा क्वेश्चन हमें अजीब लगता है यार। हमें एक्चुअली हम आज तक आइडेंटिटी दे रहे हैं कि हम मतलब जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये चीज़ एक थोड़ी सी हमें बुरी लगती है हर जगह पे, कहीं पर भी मैं जाके इंट्रोडक्शन करता हूँ, माय नेम इज़ ओम, तो अगला क्वेश्चन आता है आप हिंदू हैं। अगर मैं एज अ क्रिश्चियन जाऊँ तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि आप स्पेन से आए या पेरिस से या अमेरिका से। तो ये चीज़ें ये ना करें। ये थोड़ा सा माइंडसेट है, हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम आपका, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और ये थोड़ा सा माइंडसेट है, इन्होंने बहुत अहम मुद्दे की तरफ तवज्जो हमारी दिलाई कि जब हम बात करते हैं, चाहे वो अज़राए मजाक ही क्यों ना, हमें ये थोड़ा एहसास कर लेना चाहिए कि हो सकता है ये अगले का बहुत सेंसिटिव पॉइंट हो और हम उसको क्या एहसास दिला रहे हैं। तो जनाब, इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप सब लोगों का जो ये मंथ है जश्न आज़ादी का, ये हम थोड़ा सा इस बारे में भी सोचेंगे कि हकीकी आज़ादी के मानी क्या हैं। और जनाब, खूब खुशियाँ मनाइए, मिली तराने
मेरी नगमे जो है वो गाइए, अपने घरों बाज़ारों को जो है ज़रूर झंडियों से आबाद कीजिए, रौनकें बहाल कीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ दिस नेशन आपका किरदार क्या रहा है अब तक। इसके साथ ही साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।